नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले 2 वीडियो में अर्थात कि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कश्मीर विलय और भारत पर जो युद्ध थोपे गए उस समय काल के जो ग्रह गोचर थे उसके बारे में हमने एक जानकारी दी। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर पहलगाम में जो अटैक हुआ और उस अटैक होने से जो युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हुई उसके बारे में हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। और अब हम भारत की कुंडली और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली पर हम एक चर्चा करेंगे कि जिसमें हमें ये पता चले कि भारत किस स्थिति में है और नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो वो किस स्थिति में है, उनकी ग्रह स्थिति गोचर की क्या है, उनकी जन्म कुंडली कैसी है, तो इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। भारत की जो कुंडली है इसमें आप देखेंगे कि राहु जो है वृषभ राशि में उच्च का है, केतु जो है वृश्चिक राशि में उच्च का है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि राहु जो है वृषभ राशि में उच्च का है, शुभ फल देगा। भारत की जो कुंडली है उसमें केतु का सप्तम भाव में उच्च का होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत जो है एक आध्यात्मिक क्षेत्र का देश कहा जाता है। इसकी पहचान ही आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। केतु जो है वो आध्यात्म का ग्रह है। भारत की जो कुंडली है इसमें सप्तम भाव जो है प्रजा का भाव कहा जाएगा। लक्ष्य भारत का जो फोकस है धर्म है, आध्यात्मिकता है, विकास है, अपना भी विकास, दूसरों का भी विकास। भारत की नीति शुरू से यही रही है। भारत का एक इतिहास है कि भारत ने आज तक कभी भी सामने से किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, कभी अतिक्रमण की कोई क्रिया नहीं की। किसी समय में अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। जो कुछ भी अलग हुआ और भारत के पास में जो कुछ भी आया, भारत ने उसी में संतुष्ट होकर के अपनी विकास यात्रा का आरंभ किया। भारत की कुंडली जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि तृतीय भाव के अंदर सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, चंद्र 5 ग्रहों का आना तृतीय भाव में। वृषभ लग्न के लिए गुरु जो है ये वैसे कष्टकारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि गुरु अष्टमे से होकर के गुरु यहां षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में गुरु यदि होता है तो वो शत्रुहंता बनता है। आज तक देखा है आपने, भारत पर कई तरह के आक्रमण हुए, लेकिन भारत का अस्तित्व बना हुआ है, प्रतिष्ठा बनी हुई है, भारत ने विकास भी किया, आज आगे भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत जो है बहुत आगे बढ़ेगा। छठे भाव में गुरु जो है अष्टम भाव का और लाभ भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में है। लाभ भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाता है, छठे भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाता है, तृतीय भाव में जाता है, 3, 6, 11 के भाव के जो स्वामी हैं, तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इन भावों के स्वामी यदि तीसरे, छठे, 11वें भाव में जाते हैं तो वो लाभकर्ता बनते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो शुक्र जो है षष्ठे से वो तृतीय भाव में है और गुरु जो है अष्टम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में है, लाभ भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में है, अष्टमेश होकर के जो छठे भाव में है। तो ये गुरु जो है विपरीत राजयोग में यहां पर बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग में बैठा हुआ गुरु
सेकंड हाउस में मंगल को देख रहा है। गुरु यहां से सप्तम दृष्टि से 12th हाउस को देख रहा है और पंचम दृष्टि से 10th भाव को देख रहा है, जहां कुंभ राशि है। वृषभ लग्न के लिए जैसा कि मैंने बताया कि गुरु जो है वो कुछ कष्टकारक होता है, लेकिन गुरु यहाँ पर भारत की कुंडली में लाभकारक बना है। क्यों? क्योंकि वो विपरीत राजयोग में है। तो ये भारत की जो महादशा है वर्तमान समय में, वो अभी चंद्र की चल रही है। आने वाले समय में मंगल की महादशा शुरू होगी, जो 8 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2032 तक चलेगी। और इसी समय के दौरान में आप देखेंगे कि अभी गुरु महाराज जो हैं वो लगभग 2033 तक जो है वो अति वक्री चलने वाले हैं। ये परिस्थितियां भारत के लिए काफी अनुकूल साबित होंगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि संघर्ष काफी रहेगा, मैन पावर लगेगा, आर्मी की भी अच्छी भूमिका रहेगी, हमारा जो प्रशासन तंत्र है वो मजबूती से काम करेगा। यहाँ वर्तमान समय में जो परिस्थिति है उसकी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है ये कई टुकड़ों में बंटने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जो नीतियां हैं भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की एक नियति तैयार कर रही है। आने वाले समय में मंगल की महादशा जो शुरू हो रही है, इसमें भारत जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के कानून की भाषा में, नीति नियमों की भाषा में कठोरता लाएगा और संवैधानिक रूप से भारत एक अच्छी प्रगति करने वाला है, एक अच्छा अंकुश लगाने वाला है। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियों में हैं, ऐसे जो लोग हैं, इनके लिए भारत एक क्रूर शासक बनेगा और ऐसे व्यक्तियों को दंड देने में जरा भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। भारतीय प्रजा के लिए भी ये समय काल जो है काफी चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर भी भारत के कुछ विरोध करने वाले लोग मौजूद हैं। कुछ राजनीति, कुछ वोट बैंक की नीति, ये सब समस्याएं हैं। लेकिन 9 सितंबर 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2032 तक में भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में काफी आगे बढ़ेगा और सफलता प्राप्त करेगा। पाकिस्तान अपनी मानसिकता के चलते कई टुकड़ों में बंटने वाला है। बलूचिस्तान बनेगा, वो अलग हो जाएगा। खैबर घाटी जो है उसका भी कुछ विभाजन होगा, सिंधु प्रदेश का कुछ विभाजन होने की संभावनाएं दिखती है। साथ ही इस समय काल में श्रीनगर की जो डेमोग्राफी है वो भी यहां पर बदलने की पूरी संभावनाएं बनेगी, क्योंकि आने वाले समय में श्रीनगर के लिए, श्रीनगर की जो प्रजा है उनके लिए भी काफी समय कष्टकारक रहने वाला है। जैसे वर्तमान समय में पहलगाम का जो अटैक हुआ तो उसके कारण वहां के काम धंधे रोजगार में फर्क पड़ा है। ऐसे ही श्रीनगर की प्रजा और श्रीनगर के अंदर में जो कुछ अनैतिक तत्व हैं जो आशा लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की तरफ हम, उनका जो झुकाव है, वो जो बातें हैं वो उनको बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली है। वो कट के रह जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी के साथ में ना दोस्ती रख सके और ना ही हम किसी के साथ में दुश्मनी निभा सके, तो वो वाली स्थिति जो है इनकी बनने वाली है।
आने वाले समय में यह बात तय है कि श्रीनगर में जो लोग रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान ने उनको जो भी कुछ हाथ में लड्डू पकड़ा रखे थे, अभी वो सब जो है, जैसे ही पाकिस्तान की बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं या हो भी गए हैं, और साथ ही जैसे जैसे वो बर्बाद होता चले जाएगा, श्रीनगर के लोग भी समझ जाएंगे कि अब पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान रहा नहीं, उसका विस्तार घट जाने वाला है, उसकी शक्ति घट जाने वाली है। जो कुछ भी होने वाला है वो सारी दुनिया देखेगी। तो पाकिस्तान की जो स्थिति होने वाली है, वहां से श्रीनगर की डेमोग्राफी बदलना तय है। आज जो वहां पर कश्मीरी पंडितों को नहीं रहने देना है, हिंदुओं को नहीं रहने देना है, जो हिंदू हैं टारगेट किलिंग हो रहा है, ये सब एक दिन बंद होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पर धीमे धीमे फिर से हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी, और वो उनको बढ़ानी ही होगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि कश्मीर का जो मोह है लोगों का, वहां पर जाना है, टूर करना है, घूमना फिरना है, वो धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। तो ये सब बातें हैं, काफी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ इंसान अपना विवेक जागृत करके परिवर्तन कर लेते हैं, तो फिर कुछ जो है कुदरत की मार झेल करके मजबूर होकर के अपने आप को बदलते हैं। अब देखना यह है कि वहां पर किस तरह से लोग परिवर्तित होते हैं। विशेष तौर पर भारत का जो सुवर्ण युग है वो राहु की महादशा में होगा। राहु की महादशा जो है 9 सितंबर 2032 से 8 सितंबर 2050 तक चलने वाली है। 18 साल की महादशा में भारत एक महाशक्ति के तौर पर, महासत्ता के तौर पर गर्व से खड़ा होगा, बहुत बड़ी इकोनॉमी बना हुआ होगा, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की पहचान बनेगी। भारत को राहु जो है ये काफी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि राहु जो है ये भारत जो है, राहु उच्च का है लग्न में। उच्च का जो राहु है, इसकी महादशा जब आती है तो काफी कुछ सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यहां नरेंद्र मोदी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में आप देखेंगे तो इनका तुला लग्न है। ये मेरे पास में जो डिटेल्स है नरेंद्र मोदी की, इनकी जन्म तारीख है 17 सितंबर 1950, और वडनगर जो है गुजरात में, वहां इनका जन्म स्थान है। और इनका जन्म का जो समय है वो 10:07 का समय काल है। ये एकदम परफेक्ट कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, इसमें लग्न के जो अंश हैं वो स्वाति नक्षत्र में है, और स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है, और राहु जो है इनके छठे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा यह है कि केतु, शनि, सूर्य, इनकी जन्म कुंडली में केतु, ये शनि, ये सूर्य, ये इनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। चरण अलग अलग हैं, लेकिन ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अर्थात कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य जो है इनकी कुंडली में लाभेश है। सूर्य स्व नक्षत्र में आ गया, शनि लाभ भाव में, शुक्र लाभ भाव में है। तुला लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह है, तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नेश है। लग्नेश और योग कारक ग्रह शनि, ये दोनों इनकी कुंडली में लाभ भाव में है। चंद्र और मंगल जो है इनके वृश्चिक राशि में सेकंड हाउस में है।
इनका जो चंद्र है वो अनुराधा नक्षत्र में है, जो शनि का नक्षत्र है। जैसा कि मैंने बताया कि शनि तुला लग्न के लिए योग कारक होता है, तो ये योग कारक ग्रह के नक्षत्र में चंद्र का होना वो शुभ फल देने के लिए बाध्य है। अब मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल जो इनका है वो विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। गुरु इनका त्रिकोण में है, अपने कारक भाव में पंचम भाव में बैठा हुआ है। और इनका जो गुरु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। गुरु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन है। यहां एक परिवर्तन योग है। मंगल और गुरु का, ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इनका जो चंद्र है अनुराधा नक्षत्र में है, मंगल इनका विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र गुरु का है और गुरु इनका धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का है। राहु जो है इनका मीन राशि में बैठा हुआ है, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। शनि और राहु जो है मित्रवत हैं। तुला लग्न के लिए राहु भी शुभ फल देने के लिए बाध्य है, शनि भी शुभ फल देने के लिए बाध्य है। इनकी महादशा जो है वो वर्तमान समय में मंगल की चल रही है। मंगल की शुरू होने वाली है 30 अगस्त 2022 से चालू हो गई। यहाँ चालू हो गई है, 29 अगस्त 2029 तक चलेगी। ये समय काल जो है इनके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। संघर्ष रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, दौड़धाम रहेगी, परिस्थितियां विकट सामने आएंगी, लेकिन इनके लिए ये समय काल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में मंगल में शनि का अंतर्दशा चल रही है। 20 जनवरी 2025 से 1 मार्च 2026 तक मंगल में शनि का गोचर भ्रमण रहेगा। इस समय में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कई तरह की उंगलियां उठेंगी। कई लोग अवसर का लाभ उठाने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जितना उछल उछल के जो जितनी बातें करेगा उतना ही वो घाटे में रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो ग्रहमान है वो वर्तमान समय में काफी अच्छी सफलता देने वाले हैं उनको। विशेष तौर पर नवमांश कुंडली में भी अगर हम देखते हैं तो इनका जो योग कारक शनि है वहां नवमांश कुंडली में भी 10वें भाव में है। जैसा कि मैंने बताया 17 सितंबर 1950 इनका जन्म तारीख है। 10:07 इनका जन्म का समय है और वडनगर गुजरात इनका जो है जन्म स्थान है। यहां पर एक बात हम समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां अभी नरेंद्र मोदी जी के सामने आई है उससे भी खराब परिस्थिति एक समय काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के सामने आई थी। जिस समय में हिटलर के आक्रमण हो रहे थे, चर्चिल युद्ध में जुड़ा हुआ था, अर्थात कि युद्ध लड़ रहा था। उस समय में यह कंडीशन थी कि ब्रिटेन के पास शस्त्र सरंजाम कम पड़ रहे थे, लड़ने के लिए जो साधन चाहिए वो कम हो गए थे, कई तरह की हानियां चल रही थी, शहर में तबाही थी और आर्थिक जो है स्थिति भी उनके लिए संकट भरी हुई थी। वो अमेरिका की तरफ निगाह लगा करके बैठे हुए थे कि अमेरिका मदद करे, अमेरिका मदद करे। बड़े लंबे समय तक वो मार झेलते रहे, हारते रहे, नुकसान झेलते रहे, लेकिन उन्होंने एक इरादा रखा। जब फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग हुई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से, तो उस समय में रूजवेल्ट ने उनसे कहा था कि वार जो है, अर्थात कि युद्ध जो है वो किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में लाभदायी नहीं है। युद्ध जो है हर हालत में, हर स्थिति में दुखदायी है। चर्चिल ने उन्हें कहा कि अपमान
और गुलामी वो उससे भी ज्यादा दुखदायी है। ये अलग बात है कि फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्होंने जो है बहुत जल्दी उनको मदद नहीं दी थी। फिर पर्ल हार्बर में जब जापान ने हमला किया, उसके बाद में अमेरिका को लगा कि अब हमें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो वही परिस्थिति हमारे सामने अभी उपस्थित हुई है। जैसा कि मैंने अपना जो थंबनेल है उसके अंदर मैंने हेडिंग रखा है कि युद्ध बिना नहीं कल्याण, उठो पार्थ चढ़ाओ बाण। बिना युद्ध के कल्याण नहीं है। हे अर्जुन, उठो और अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और युद्ध लड़ो। तो भारत के लिए भी अभी वही परिस्थिति है। मैं इन बातों में नहीं पढ़ूंगा कि किस तारीख को युद्ध चालू होने वाला है। मैं इतना बताता हूं कि युद्ध होगा, युद्ध का परिणाम भी भारत के फेवर में होगा, भारत को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पहले बांग्लादेश अलग हुआ था, बलूचिस्तान अलग होगा, पीओके पर भारत का कब्जा होगा, और भी कुछ क्षेत्र भारत जो है अपने अधीन ले सकता है। कई तरह की शर्तें अब पाकिस्तान को माननी पड़ेगी, जो वो भारत के पैर पकड़ करके मानेगा। ये सब परिस्थितियां आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, भारत की जो कुंडली है, आप देखेंगे तो दोनों का जो लगने से वो शुक्र है। यहां पर आपने देखा होगा कि पिछले समय में भी कई तरह की घटनाएं हुई है, कई नुकसान हुए, लेकिन फिर भी भारत ने जहां तक सहन कर सकता था सहन किया है और युद्ध को टालने की कोशिश की है। लेकिन अब जो इन्होंने टारगेट किलिंग किया है, हिंदू हो, सामने वाले ने कहा हाँ, उसको गोली मार दी, ये जो चीज है ये बर्दाश्त के बाहर है। और प्रजा और समय की मांग, प्रजा की मांग भी है। प्रजा तो भावुक होकर के मांग कर सकती है, लेकिन समय की भी मांग है कि ऐसे दुष्ट का दमन होना आवश्यक है। अब बात आती है कि वर्तमान समय में श्रीनगर की हम जैसे अब हम उपसंहार करेंगे, अर्थात कि अब एक समरी में दूंगा, सारांश कहूंगा कि श्रीनगर की भी हालत ऐसी ही होने वाली है, न घर का न घाट का। श्रीनगर की प्रजा ने एक दिन हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे। श्रीनगर के नेताओं ने, चाहे फिर वो शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला रहे, महबूबा मुफ्ती रही, ये जो कुछ भी शासक रहे, इन्होंने हमेशा दूध में और दही में दोनों में पैर रखने की कोशिश की। जो तटस्थ निर्णय लेना चाहिए वो नहीं लिया। जिस समय में श्रीनगर में हिंदू प्रजा वहां से हिजरत कर रही थी, शहर में आग लगी पड़ी थी, लोग मर रहे थे, उस समय में स्थानिक लोगों ने किसी भी तरह से प्रजा को सपोर्ट नहीं, जो हिजरत कर रहे थे उन हिंदू घरों को, परिवारों को सपोर्ट नहीं दिया। ये जो कुछ भी बातें हुई है, कुदरत का एक नियम है कि जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। अगर वो लोग सोचते हैं कि 100% मुस्लिम प्रजा हो जाएगी कश्मीर में, फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये उनकी गलती है। एक समय था पूरे जर्मन की पूरी प्रजा ने हिटलर को सपोर्ट किया। एक गलत इंसान को बागडोर सौंप दी, उस गलत इंसान की महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़े, आखिर अंत क्या हुआ? कश्मीर तो बहुत छोटा सा है, श्रीनगर तो बहुत छोटी सी जगह है। वहां की प्रजा को समझने की आवश्यकता है कि कौन उनका सच्चा मददगार है और कौन उनको बहला फुसला करके उनको नुकसान में, दर्द में, गरीबी में एक खाई में ढकेल रहा है।
ये उनका अपना विवेक जागृत करने का उनका समय है। इस समय काल में उनको ध्यान देना होगा। दूसरा यह है कि श्रीनगर के अंदर चाहे भारत कितने भी कोशिश कर ले, कितना भी विकास कार्य कर ले, लेकिन वहां में जो प्रजा है उनके अंदर भी कुछ मौलिक परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर विकास करना है, समृद्धि चाहिए, तो मौलिक परिवर्तन भी होना चाहिए। पर्यटकों से या किसी भी अन्य सोर्स से आवक में कमी जरूर होगी। आने वाले समय में श्रीनगर पर प्राकृतिक कई आपदाएं भी आने वाली है। यहां एक बात अवश्य है कि जो वहां पर एक इस्लामिक कट्टरता का जो वातावरण फैलाया गया, उसके चलते वहां की प्रजा ज्यादातर अशिक्षित है। वहां की प्रजा में अंधश्रद्धा ज्यादा है, धर्मांधता ज्यादा है, वास्तविकता से दूर है, ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर वहाँ की पब्लिक को सोचना चाहिए। एजुकेशन में, अपनी लाइफस्टाइल में उनको परिवर्तन करना होगा, चाहे फिर वो अनिच्छा से करें, लेकिन करना तो होगा। कभी कभी ये होता है कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ परिवर्तन करता है, अन्यथा फिर कुदरत उससे परिवर्तन करवाती है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान तो मिटने के कगार पे है, और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं और वहां पर आज तक जिस तरह के शासक आते रहे हैं, स्थिति स्पष्ट है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा और भविष्य में कभी वो पनप सकता है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। एक अच्छा समय उनको मिलेगा। 2043 के बाद से 2050 तक का जो समय है वो एक अच्छा समय काल रहेगा मंगल की महादशा का। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा समय आने पर भी जो आलसी हैं, लालची हैं या अज्ञानी हैं, वो उस अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है। दूसरा यह है कि चर्चिल की जो मैंने चर्चा की थी कि चर्चिल जो है जिस परिस्थिति में था, नरेंद्र मोदी उससे बहुत बेहतर परिस्थिति में है। भारत आज शक्तिशाली है, भारत के पास में राफेल और कई अच्छे अच्छे शस्त्र हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, कई तरह के दूसरे साधन सुविधाएं, जो कुछ भी एक युद्ध के लिए जरूरी है वो सब कुछ है भारत के लिए। और मैं आपको इतना कंफर्म बताता हूं कि आने वाले समय में पाकिस्तान का तो खंड खंड होना तय है, और उसके बावजूद लगभग आप मान के चलिए कि 2032-33 के बाद से लेकर के 2040 के बीच में भारत चीन से भी अपनी जो भूमि है वो वापस जरूर लेके रहेगा। आने वाला समय आपके सामने है, आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। ये जो मैंने वर्तमान समय की कुछ स्थितियों को दर्शाया है, भारत के भविष्य के बारे में बताया है, पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बताया है। भारत की नीतियां शुरू से स्पष्ट रही है। वर्तमान समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी नीतियां भी स्पष्ट हैं। यहां विजय तिलक अवश्य लगेगा भारत के माथे पर। पिछले समय में 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया था, लेकिन इस समय काल में जो कुछ भी युद्ध होने वाला है, जो परिस्थितियां बनने वाली है, उसमें भारत की भूमिका अब बदली हुई होगी। पिछले समय के प्रधानमंत्री ने जो भूल किए
वो इस समय के प्रधानमंत्री इस तरह की कोई भूल करने वाले नहीं हैं। भारत की वर्तमान स्थिति के ऊपर मैंने जो ये जानकारियां दी है, मैं आशा करता हूं कि बेहद सटीक इन घटनाओं को होते हुए आप देखेंगे। आने वाले समय में कुछ समस्याएं भारतीय प्रजा को भी सामने देखनी पड़ेगी, किंतु संघर्ष से सफलता जब प्राप्त होती है तो उसका आनंद निराला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2032 तक में भारत जो है हिंदू राष्ट्र के पथ पर आगे बढ़ता हुआ हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आने वाला समय जो है भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ कीमत चुकानी पड़ती है तो कीमत भी भारत चुकाएगा, किंतु सफलता भी प्राप्त करेगा। मैं आशा करता हूं कि भारत के बारे में जो ये वर्तमान समय की स्थिति का जो निरूपण किया है, इसका आपको अच्छा आनंद प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्कार।